Hello everyone. So welcome to the another class of Human Anatomy and Physiology 2. तो आज के क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्शन. मिक्चुरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन. जो हम बेसिकली बोलते हैं ना कि यूरिन करने गए, टॉयलेट करने गए हैं ना, सुसु करने गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन प्रोसेस, है ना. जो हम यूरिनेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन प्रोसेस. और वो जब हमको अर्ज होता है ना कि अब हमको यूरिन करना है, उसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. को समझ में आ गई हो. एंड रोल ऑफ किडनी इन दी एसिड बेस बैलेंस. तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि मिक्चुरेशन क्या है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या है और किडनी का एसिड एंड बेस में बैलेंस करने में क्या रोल है. ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा. तो हम इसको आराम से समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम मिक्चुरेशन को देखेंगे. मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज ए स्पाइनल रिफ्लेक्स. तो जो हमारे को यूरिन की अर्जेंसी आती है वो स्पाइनल रिफ्लेक्स है. बेसिकली हमारा ब्रेन का रिफ्लेक्स नहीं है. दैट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ एम्प्टीइंग द यूरिनरी ब्लड. कि हमको बेसिकली यूरिन लगता है, जो बाथरूम लगता है, जो उसका एक प्रोसेस है ना, रिफ्लेक्स का प्रोसेस है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मालूम होता है कि नहीं अब ब्लैडर फुल हो गया है, अब हमको जाके यूरिन करना चाहिए. जो अर्ज ऑफ यूरिनेशन रहता है उसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. बाय कोऑर्डिनेटिंग. ये कैसे होता है कि जो हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्स है वो कोऑर्डिनेट करता है क्या, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर. जो हमारा यहाँ पे ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर पे वॉल्व रहते हैं. एक अंदर पे रहता है इनर वॉल्व, एक बाहर पे रहता है आउटर वॉल्व. तो जो अंदर का वॉल्व है ये इनर रहता है और ये ऑटोनोमस रहता है. मतलब इसको हमारा जो है सीएनएस कंट्रोल कर रहा होता है. और दूसरा जो है एक्सटर्नल रहता है, ये वॉलेंट्री रहता है, ये हमारे हाथ में रहता है कि कब इसको खोलना है. इसीलिए क्या होता है ना कि जब हमको यूरिनेशन लगता है तो इंटरनल वल्व खुल जाता है, तो हमको ऐसा अर्ज लगता है कि अभी हमको यूरिन करना है. मगर हम उसको कुछ देर तक होल्ड कर सकते हैं अगर हम कहीं अनफेवरेबल सिचुएशन पे है ना, ऑफिस में है, मीटिंग में है, मूवी देख रहे हैं, थिएटर में है, कहीं पे रास्ते पे चल रहे हैं, सामने कोई प्रसादन करने के लिए हमारे पास बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो ऐसे पर्टिकुलर जगह में हम उसको कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं. ये हमको जो एक्सटर्नल वॉलेंट्री स्फिंक्टर है ये हमारे कंट्रोल में, इसीलिए हम इसको कर सकते हैं. तो जो मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स होता है वो क्या करता है कि जैसे ही यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इन दोनों स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है ताकि आदमी यूरिन को पास कर सके, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मिक्सुरेशन. और इसके जो रिफ्लेक्सेज आते हैं उसको हम बोलते हैं मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स, जो बेसिकली स्पाइनल रिफ्लेक्सेज है. यहाँ पे होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. तो इसमें क्या होता है ना, सबसे बेसिकली जो हमारे ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में एक स्पेशल टाइप का मसल रहता है जिसको हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल. DETRUSER, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेट्रूसल मसल. तो ये जो डेट्रूसल मसल है ना, इस डेट्रूसल मसल होता है यूरिनरी ब्लैडर में. और ब्लैडर में हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रहते हैं, हमने आगे ही बोल दिया है ना. एंड स्पाइनल कॉर्ड S2 और S4 के सेगमेंट्स में जो ये चीजें हैं ये सारे मिक्सचुरेशन में इन्वॉल्व रहती है. डिट्रूसल मसल जो अपने यूरिनरी ब्लैडर में है ना, फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर, फिर स्पाइनल कॉर्ड में S2 एंड S4 सेगमेंट जो हमने बोला कि स्पाइनल रिफ्लेक्स जनरेट करता है, ये सारे मिक्सचुरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं. तो मिक्सचुरेशन होता कैसे, अगर हम उसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे तो पहले क्या होता है कि जैसे ही ब्लैडर फुल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैडर भर गया, किससे, यूरिन से. जैसे ब्लैडर भर गया तो क्या होगा, ब्लैडर वॉल स्ट्रेच, ब्लैडर जो है फूल जाएगा, ब्लैडर के जो मसल वॉल है वो स्ट्रेच हो जाएंगे. जैसे ही ये ब्लैडर के वॉल स्ट्रेच होते हैं, इसके वॉल में कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स रहते हैं. जैसे वो है ना तनकना चालू हो जाएंगे, वो खिंचना चालू हो जाएंगे, इस खिंचाव की वजह से ये जो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाते हैं. जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं ये तुरंत इंफॉर्मेशन देते हैं किसको, ये स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन देते हैं. स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं कि अपना जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरा स्ट्रेच में आ गया है, भर गया है. स्ट्रेच कब होता है, जब वहां पे यूरिन भर जाता है. जैसे ही यूरिन भर गया, ये स्ट्रेच हो गया, तो ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन मिल गया. तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं. जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होता है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर का डिट्रूसन मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करा देता है. कौन कॉन्ट्रैक्ट कराता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये रिलैक्स हो जाएगा. तो अभी कौन रिलैक्स करा रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि इसको रिलैक्स हो जा रहा है.
फिर क्या हो जाता है, हमारा ब्रेन, ये तो स्पाइनल कॉर्ड के हाथ में, इंटरनल चीजें स्पाइनल कॉर्ड के हाथ में, जो एक्सटर्नल है ये हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। मतलब हम जहां पे हो वहीं पे सुसु नहीं कर सकते ना, या हमारे बॉडी में आता ही जा रहा है, ऐसा अच्छा नहीं है, जैसे भर गया वैसे ही खाली हो गया। तो जो इसका एक्सटर्नल कंट्रोल है वो हमारे ब्रेन के पास में है, जो वॉलेंटियर कंट्रोल है। हम चाहे तो यहाँ पे इसको होल्ड करके रख सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक हमको फेवरेबली उसको एलिमिनेट करने की जगह नहीं मिल जाती है ना। तो दिस मिक्चुरेट कैन बी डिलेड और कैन बी होल्ड फॉर अ टेम्पोररी पीरियड, है ना। तो जैसे ही हमको फिर सही जगह मिल जाए, टॉयलेट मिल जाए, प्रसादन करने की सही जगह मिल जाए, तो वहां पे जाके हम मिक्चुरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम वॉलेंटियरली इस एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर है, बल्ब है, उसको हम खोल सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मिक्चुरेशन हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म। पहले फिल हो जाएगा, ब्लैडर वाल स्ट्रेच हो जाएंगे, उससे रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये पीएनएस को एक्टिवेट कर देगा, ये डिट्रूसर मसल को रिलैक्स कर देगा, इंटरनल स्फिंक्टर को मटर कर देगा। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में रहेगा। चाहे तो हम उसको कुछ डिले कर सकते हैं, कुछ होल्ड कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली जाके मिक्चुरेशन कर सकते हैं अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट हो। तो ये क्या होता है ना कि जो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर की हम बात कर रहे हैं ना, ये बाद में मैच्योर होता है, ये बच्चों में मैच्योर नहीं होता है ना। तो ये जो शुरू में ये जो हम साइकिल पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या होता है कि जैसे ये ब्लाडर भर गया, ये स्ट्रेच हो गया, फिर इसने पीएनएस को एक्टिवेट कर दिया, फिर पीएनएस ने यहाँ से इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये रिलैक्स कर दो। तो जो वॉलेंट्री है ये बच्चों में मैच्योर नहीं हुआ होता है, इसीलिए बच्चे को क्या होता है कि जब कभी भी सुसु लगती है, यूरिनेशन का अर्ज होता है, वो इसको कंट्रोल नहीं करता वॉलेंटियरली, वो मैच्योर नहीं होता है। तो डायरेक्टली जैसे उसका भर जाता है, उसको मिलता है, तो वो स्पॉन्टेनियसली सुसु कर देता है, जिसको हम बोलते हैं बेड वेटिंग। बिस्तर पे जो पेशाब कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेड वेटिंग, है ना। क्योंकि बच्चों में ये वॉलेंटियर जो मैकेनिज्म है वो नहीं ओपन रहता है, तो ये बच्चों में स्पॉन्टेनियस यूरिनेशन हो जाता है। जबकि एडल्ट में क्या होता है कि ये वॉलेंटियरली हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है ना। और ये ब्रेन के इतने अच्छे कंट्रोल में कि आदमी एकदम से नींद में सोया हो, फिर भी उसको एकदम से ऐसा यूरिनेशन लग जाए तो डायरेक्टली इसको पास नहीं करता है। ये एक्सटर्नल स्पेक्टर को जैसे ही खोलने की जरूरत पड़े तो हमारे ब्रेन को सेंस देके नींद खुल जाती है और आदमी जाके यूरिनेशन करके आता है। तो इस तरीके से जो है मैच्योरेशन रिफ्लेक्सेस जो है वो कंट्रोल रहती है, राइट। तो ये था हमारा मैच्योरेशन प्रोसेस। तो इसी क्लास में हम देखेंगे कि जो किडनी है उसका एसिड और बेस को रेगुलेट करने में क्या भूमिका है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो रोल ऑफ किडनी इन द एसिड बेस बैलेंस, है ना। तो एसिड बेस बैलेंस का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखना। तो जो हमारा ब्लड का या बॉडी का जो पीएच है वो सिस्टमिक पीएच कितना है, 7.35 टू 7.45, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन है। तो किडनी एक मेजर ऑर्गन है जो इसको बैलेंस करता है, राइट। किडनी क्यों है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ये हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करता है एक्टिवली डीसीटी में, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे बॉडी का जो एसिडिटी है वो कम हो जाता है और जो यूरिन की एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, जिसको हम पास करके फेंक देते हैं। और हमारे जो ये क्या बोलते हैं डक्ट थे, उनमें से सिलेक्टिवली बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब भी करता है, जो हमारी बॉडी में पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है ना। तो जो ये बाइकार्बोनेट है ये अल्कलाइन एजेंट भी काम करता है और बफर का भी काम करता है। तो किडनी कैन फॉर्म न्यू बाइकार्बोनेट। इन एडिशन टू दैट, अगर जरूरत पड़े तो किडनी न्यू बाइकार्बोनेट को भी रिलीज कर सकता है, ताकि ये जो बड़े हुए हाइड्रोजन आयन है इनको न्यूट्रलाइज करके कार्बोनिक एसिड बना सके। ऐसे ही हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद फॉस्फेट एंड एक्सक्रेट इन द एसिडिक यूरिन, इट इज नॉन एज फॉस्फेट बफर सिस्टम। अगर हमारे बॉडी में हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वो डीसीटी में रिलीज होते हैं, फॉस्फेट के साथ बाइंड होते हैं और एसिडिक यूरिन बना के हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेट बफर सिस्टम। कॉन्ट्रारली दूसरे में क्या करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये अमोनिया के साथ भी बाइंड हो सकते हैं और ये NH4+ बनाते हैं, जिसको हम अमोनियम बोलते हैं। और ये अमोनियम जो है ये यूरिन में एक्सक्रेट हो जाता है, इसको हम अमोनिया बफर सिस्टम बोलते हैं। मतलब अगर H आयन फॉस्फेट के साथ जा रहा है तो फॉस्फेट बफर सिस्टम, अमोनिया के साथ जा रहा है तो अमोनिया बफर सिस्टम, है ना। अगर आदमी को एसिडोसिस हो गई है, मतलब हमारे बॉडी में एसिडिटी बढ़ गई है, बेसिसिटी कम हो गई, तो ऐसे में किडनी क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा H आयन को बॉडी से बाहर फेंकता है
और ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करता है, नहीं भी है तो इसको सिक्रीट करता है, नहीं भी है तो फॉस्फेट बफर सिस्टम एक्टिवेट कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बाहर जाए, नहीं हुआ तो फिर भी अमोनिया सिस्टम कर देता है। तो इन सारे मैकेनिज्म को हमारा जो किडनी है वो कंट्रोल करता है ना। इस तरीके से हमारा बॉडी जो है पीएच को आराम से रेगुलेट करता है, यह हमारा किडनी का रोल है। अगर किसी को मानो कि कॉन्ट्रारली अल्कालोसिस हो गया, हमारा बॉडी का पीएच जो है वो बढ़ जा रहा है, अल्काली हो जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, जो हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीजन हो रहा है ना उसको रोक देता है, इंस्टेड वो बाइकार्बोनेट आयन को एक्सक्रीट करना चालू कर देता है, जो बेसिसिटी को भी एकदम से रेगुलेट कर देता है। तो ये किडनी मोटा मोटी तरीके से क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी में जितना पीएच होना चाहिए उस पीएच को इंश्योर कर रहा है ना। अगर पीएच ऊपर जाएगा और पीएच नीचे आएगा, एक नॉर्मल पीएच 7.35 या 7.45 के पीएच पे नहीं रहेगा, तो हमारे बॉडी को जो एंजाइम है वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं। तो बहुत सारे जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस है, बायोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जहां पे इन एंजाइम की जरूरत होती है वहां पे ये एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएंगे और जो अपने साइकिल है वो हमारा साइकिल प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो वन लाइनर अगर हम बोलेंगे तो ये जो किडनी है ये एसिडोसिस भी नहीं होने देती, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करती है, बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब या सिंथेसिस कर देती है, या फिर फॉस्फेट या अमोनियम बफर को एक्टिवेट कर देती है। ऐसे ही अगर बॉडी को अल्कालोसिस हो रहा है तो ये हाइड्रोजन आयन को रिटेंट कर देती है, बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट कर देती है और जो प्रोडक्शन है उसको रोक देती है। इस तरीके से ये जो एसिडोसिस और अल्कालोसिस का इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करते रहती है, जिसको हम बोलते हैं एसिड बेस बैलेंस बाय किडनी। होप यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ गया होगा। हैविंग सेड दैट, आज के क्लास में इतना ही। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम लेके आएंगे। तो आज के क्लास में होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो मिक्चुरेशन क्या है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या है, और जो हमारा किडनी का रोल है एसिड बेस बैलेंस में वो क्या है, राइट। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, वहां जाके इसको आप कलेक्ट कर सकते हो और इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके मेरे को भी सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कॉमेंट्स में उसको पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास। सी यू इन द अनदर क्लास विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, रास मैकेनिज्म। थैंक यू।